Assalamualaikum class. This is your first lecture of data structures and algorithm course. This is 4 credit or course. I'm teaching you data structures and algorithm. This course have 3 hours theory course and 1 credit or is reserved for your lab. Lab is of 3 hours. We will do all the implementation that we studied in our theory class, and all the code and all the theory is implemented in our lab class. Okay, before we understand what is data structures and what is data structures and algorithm, we should know what is a computer program. आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है. कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम होता है उसके लिए कोई आपने इनपुट देनी होती है और वो कुछ प्रोसेसिंग करता है और आपको आउटपुट देता है. हर चीज़ जिसके लिए आपको इनपुट देते हैं और थोड़ी सी सिस्टम कोई प्रोसेसिंग करता है, जो प्रोसेसिंग अननोन होती है हम लोगों से, उसके बाद हमें उसकी कोई आउटपुट मिल जाती है. दिस इज़ एक्चुअली व्हाट कंप्यूटर प्रोग्राम इज़. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं आपने कुछ इनपुट्स प्रोवाइड करनी है सिस्टम को. जैसे ही आप इनपुट सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, उस पर कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है और आपको रिजल्टेंट कोई आउटपुट दे देता है. सपोज कि आपने इनपुट प्रोवाइड किया, आपने वर्ड में जाके अपना नाम टाइप किया है, जो भी आपका नाम है, हिरा अली समथिंग आपने टाइप किया है. दिस इज और फर्स्ट क्लास आपने टाइप किया है वर्ड में जाके. आप कंप्यूटर ने उस पर कुछ मिस्टीरियस प्रोसेसिंग परफॉर्म की होगी वर्ड के डॉक्यूमेंट में और आपको आउटपुट लिखी हुई नजर आ रही होगी. दिस इज माई फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम क्लास. ओके, सिंपली डेटा स्ट्रक्चर्स की क्या डेफिनेशन है. डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास इंफॉर्मेशन की ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स कहते हैं. कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन उसको हमने एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर करना है जब सिस्टम की मेमोरी के अंदर, तो वो हमारे पास क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है. यूजली इन मेमोरी फॉर बेटर एल्गोरिथम एफिशिएंसी. क्यों हम अपने डेटा को या इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखते हैं मशीन के अंदर, सिस्टम की मेमोरी के अंदर, ताकि उसकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें. जितनी ज़्यादा एफिशिएंटली आपकी प्रोसेसिंग यूज़ हो रही होगी, उतना ही आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है वो, जितना डेटा स्ट्रक्चर आपका बेटर होगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ होगी. क्या आपके पास कुछ डेटा स्ट्रक्चर की टाइप हैं जिसमें स्टैक्स हैं, क्यूज़ हैं, लिंक लिस्ट एंड ट्रीज़ हैं. ये जो कैटेगरीज हैं, ये सारी कैटेगरीज हम अपने पूरे इस कोर्स में पढ़ेंगे. डेटा स्ट्रक्चर किस किस्म का हो सकता है, वो लिंक लिस्ट की फॉर्म में हो सकता है, ट्रीज की फॉर्म में हो सकता है, स्टैक्स की फॉर्म में हो सकता है और क्यूज की फॉर्म में हो सकता है. व्हाट आर दीज फोर्स. नेक्स्ट 2 to 3 स्लाइड्स में ये सारी जो डिटेल्स हैं वो आगे आ रही है. मैं आपको 1 by 1 एक्सप्लेन करती जाऊँगी कि क्यू क्या होती है, स्टैक क्या होती है, लिंक लिस्ट क्या होती है और ट्री क्या होती है. ओके, डेटा स्ट्रक्चर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है. डेटा स्ट्रक्चर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड द ऑपरेशंस अलाउड ऑन डेटा. जो भी आपका डाटा है, जिस तरह आपने उसको प्रेजेंट करना है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में सिस्टम में स्टोर करके रखना है और उस पर जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, अब वो सिलेक्शन का है, इंसर्शन का है, अपडेशन का या डिलीशन का, जो भी आप उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करें और उस डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने सिस्टम की मेमोरी में स्टोर करें, वो हमारे पास क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है. ओके, डेटा स्ट्रक्चर यूज़ क्या क्या चीज़ें करता है. डेटा स्ट्रक्चर्स लेट द इनपुट एंड आउटपुट टू बी रिप्रेजेंटेड इन अ वे दैट कैन बी हैंडल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. आपने क्या करना होता है, अपनी इंफॉर्मेशन या इनपुट को इस तरह से स्टोर करना होता है जो आप एफिशिएंटली उसको असेस भी कर सकें और एफिशिएंसी सिस्टम की इंक्रीज़ करते हुए रिजल्ट्स भी यूज़र को दे सकें. सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है, जो डेटा स्ट्रक्चर्स अपने पास डाटा मेंटेन करता है, वो किस स्ट्रक्चर में मेंटेन करता है, किस फॉर्म में, एरेज की फॉर्म में मेंटेन करता है. एरेज में हमें पता है हम इंडेक्स पे सारा काम करते हैं. इंडेक्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसे ये सारे इंडेक्स चलते जाएंगे, 0 से स्टार्ट होंगे. ओके, लिंक लिस्ट में हम क्या करते हैं, ये डिफरेंट मेमोरी चंक्स को आपस में लिंक कर देते हैं और इसमें हम अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं. फ़र्क क्या है एरे और लिंक लिस्ट में. एरे में आपकी स्टैटिक मेमोरी एलोकेट होती है और लिंक लिस्ट में आपके पास डायनेमिक मेमोरी एलोकेट होती है. आप रन टाइम पे ये मेमोरी चंक्स ले रहे होते हैं सिस्टम से, जबकि एरे के लिए आपको सिस्टम में एरे का साइज़ डिफाइन करना होता है कि 30 साइज़ की हमें एरे चाहिए, हमें सिस्टम में से इस साइज़ का मेमोरी स्पेस या मेमोरी एड्रेस दे दिया जाए. ओके, थर्ड स्ट्रक्चर जो हमारा यूज़ करता है डेटा स्ट्रक्चर, वो किस फॉर्म में होता है, ट्रीज़ की फॉर्म में. ये आप देख रहे हैं डिफरेंट नोड्स हैं और डिफरेंट एजेस आपस में कनेक्टेड हैं और एक ट्री की फॉर्म में डेटा स्ट्रक्चर जो है, डेटा जो है वो स्टोर हो रहा है. ओके, फोर्थ वन इज़ क्यू. आपको सिंपली पता है क्यू हमारे पास क्या होती है, एक सिंपल लाइन होती है जिसमें फर्स्ट पर्सन जो है उसको सबसे पहले इंटरटेन किया जाता है और जो लास्ट पर्सन है उसको सबसे लास्ट में. और इस क्यू में से 1 by 1 ही डाटा निकलता है. जिसको आपने फर्स्ट पे एंटर किया था वो ही सबसे पहले
सिस्टम में अपनी एंट्री कराएगा, फिर जाएगा, देन सिस्टम 2 पर्सन 2, देन पर्सन 3, पर्सन 4। क्यू का मतलब जिस तरह लाइन में आप 1 बाय 1 चीज़ें परचेज कर रहे होते हैं, इसी तरह ही आपने सिस्टम में डाटा जो होता है वो क्यू की फॉर्म में रखा होता है। जब प्रोसेस 1 अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेगा, देन प्रोसेस 2 के पास कंट्रोल आएगा, प्रोसेस 2 कंप्लीट कर लेगा, देन प्रोसेस 3 के पास जाएगा। ओके, स्टैक जो है ये क्यू का टोटली ऑपोजिट है। इसकी आप सिंपली एग्जांपल ले लें, एक बुक शेल्फ। उसमें क्या होता है, आपने बुक 1 रखी, उसके ऊपर बुक 2 रखी, उसके ऊपर बुक 3 रखी, उसके ऊपर बुक 4 रखी। अब जब आपने इन बुक्स को उठाना है तो आपके पास सबसे पहले पॉप कौन सी बुक होगी, बुक 4, देन बुक 3, देन बुक 2 और देन आप बुक 1 उठा सकते हैं। स्टैक इस फॉर्म में डाटा स्टोर करा होता है, स्टेयर्स की फॉर्म में, लेटर्स की फॉर्म में, या फिर किस फॉर्म में, बुक्स जो है बुक शेल्फ की फॉर्म में डाटा स्टोर करा होता है। जबकि क्यूज इस फॉर्म में डाटा स्टोर करी होते हैं जिस तरह आप लाइन में क्रिएट होते हैं और कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं किसी स्टोर में जाके, तो लाइन में 1 बाय 1 आपकी जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेसिंग होती है। इसी तरह जब आप डाटा स्ट्रक्चर्स में क्यूज के थ्रू डाटा स्टोर कर रहे होते हैं तो जो सबसे फर्स्ट में डाटा आया होता है उसको फर्स्ट टाइम ही इंटरटेन किया जा रहा होता है, और स्टैक में ऑपोजिट होता है टोटली। जो सबसे एंड में आपने डाटा स्टैक में ऐड किया होता है वो सबसे पहले आप निकालते हैं। ओके, 3 स्टेप्स इन द स्टडीज ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। 3 बेसिक चीज़ें पूरे के पूरे डाटा स्ट्रक्चर में यूज़ होती हैं और हम उनको पढ़ते हैं। वो फर्स्ट क्या होती है, लॉजिकल डिस्क्रिप्शन आपके स्ट्रक्चर की। कौन सा स्ट्रक्चर, इन पांचों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर हो सकता है, उसकी लॉजिकल डिस्क्रिप्शन क्या होगी, यानी कि उसकी लॉजिक्स क्रिएट। स्टैक है तो किस किस्म का डाटा स्टोर करेगी, क्यू है तो किस तरह का डाटा स्टोर करेगी, लिंक लिस्ट है तो किस तरह डाटा रखा जाएगा इसमें, ट्रीज हैं तो किस फॉर्म में डाटा होगा, एरेज हैं तो किस तरह डाटा रखा जाएगा। ये इनकी लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन। पहले सिर्फ लॉजिकली उनका स्ट्रक्चर डिफाइन करना, देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट डाटा स्ट्रक्चर। अब इस क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोड किस तरह लिखा जाएगा, स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोड किस तरह लिखा जाएगा। मैं चाहती हूँ मेरा डाटा लिंक लिस्ट की फॉर्म में स्टोर हो जाए तो वो किस तरह कोड होगा। ये कौन सा पार्ट है, हमारा सेकेंड पार्ट है। थर्ड इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ मेमोरी नीडेड टू स्टोर द स्ट्रक्चर एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द स्ट्रक्चर। इस थर्ड वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, हम क्वांटिटेटिवली एनालाइज करते हैं कि अगर मैं डाटा एरे स्ट्रक्चर में सेव करूँगी तो ज़्यादा बेटर है, या मैं उसको लिंक लिस्ट की फॉर्मेट में स्टोर करूँगी तो कम प्रोसेसिंग लेगा सिस्टम, उसको स्टैक की फॉर्म में स्टोर करूँगी तो कम होगी, या उसको मैं क्यूज की फॉर्म में स्टोर करूँगी तो कम होगी। इन सारे जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं इनमें से हमने चूज़ करना है, उनको क्वांटिटेटिवली मेजर करना है किस बेस पे, हमारे डाटा की बेस पे कि किस किस्म का हमारे पास डाटा है। उस डाटा की बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि यार इस डाटा को क्यू की फॉर्म में स्टोर कर लें, इस डाटा को स्टैक की फॉर्म में स्टोर करेंगे तो हमें जल्दी रिजल्ट मिलेगा, क्यू की फॉर्म में स्टोर करेंगे तो लेट मिलेगा। हो सकता है अगर हम इसको ट्री की फॉर्म में स्टोर करें तो स्टैक और क्यू दोनों से ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मिले। ये 3 स्टेप आपने परफॉर्म करने होते हैं पूरे डाटा स्ट्रक्चर में। सबसे पहले उसकी लॉजिकल डिस्क्रिप्शन आपके स्ट्रक्चर की क्या है, लॉजिकल डिस्क्रिप्शन के स्टैक किस तरह डाटा स्टोर करिए, क्यू किस तरह स्टोर करिए, लिंक लिस्ट, देन उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसका कोडिंग फेज, एंड थर्ड वन इज एनालिसिस कि उसकी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। स्टैक यूज़ करेंगे तो ज़्यादा एफिशिएंटली रिजल्ट मिलेंगे, क्यू यूज़ करेंगे तो, लिंक लिस्ट यूज़ करेंगे तो, इन सारी चीज़ों का हम 1 बाय 1 देखते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट। ये 2 चीज़ें बेसिकली आपकी सारे कोडिंग स्ट्रक्चर्स में यूज़ हो रही है। तो जो भी कोडिंग है आप उसमें फ्लो चार्ट क्रिएट कर रहे हो, तो आपके थ्रू आउट 7 सेमेस्टर तक आप लोग फ्लो चार्ट क्रिएट करेंगे, सूडो कोड्स क्रिएट करेंगे आपके सारे कोडिंग वाले सब्जेक्ट्स में। ओके, सूडो कोड क्या होता है, सूडो कोड हमारे पास 1 to 3 नंबरिंग में स्टेप्स बताए होते हैं कोड के, कि स्टेप 1 में ये करना है, स्टेप 2 में ये करना है, स्टेप 3 में ये करना है, 4 में ये करना है और 5 पे आपको सम जो है वो कैलकुलेट होके मिल जाएगा। सेकंड हमारे पास क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन के लिए फ्लो चार्ट्स होते हैं। फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, डायग्रामेटिकली फॉर्म में आप यूज़र को समझा देते हो कि हमारा कोड जो है वो करेगा क्या। क्या लिखा हुआ है, देयर आर 2 कॉमनली यूज्ड टूल्स टू हेल्प टू डॉक्यूमेंट प्रोग्राम लॉजिक द एल्गोरिथम। फर्स्ट वन इज फ्लो चार्ट, सेकंड वन इज सूडो कोड। जनरली flow charts work well for the small problems but pseudo code is used for large problem। जब आपके पास कोडिंग का प्रॉब्लम स्मॉल है तो आप उसको फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो लार्जर या ग्रेटर प्रोडक्ट्स हैं उनको आप जो है वो फ्लो चार्ट में इसलिए नहीं रिप्रेजेंट कर सकते कि वो आपकी डायग्राम इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि यूज़र उसको समझ नहीं सकता।
ओके, सूडो कोड होता क्या है? सूडो कोड इज सिंपली अ नंबर्ड लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म सम टास्क। यही मैंने आपको बताया था अभी पिछली स्लाइड में कि सूडो कोड क्या है कि आपने 4-5 इंग्लिश की लाइनें लिखनी है और उन लाइनों के साथ आपने नंबरिंग की होगी 1 2 3 4 5 और वो 1 लाइन जो है इंग्लिश सेंटेंस का वो एक्सप्लेन करी होगी कि आपका कोड जो है वो स्टेप नंबर 1 में क्या करेगा, कोड जो है वो स्टेप नंबर 2 में क्या करेगा, कोड जो है वो स्टेप नंबर 3 में क्या करेगा और कहाँ पर जाके ये एंड हो जाएगा। ओके, राइटिंग अ सूडो कोड, किस तरह सूडो कोड लिखा जाता है? नंबर ईच इंस्ट्रक्शन, आपके कोड को रन करने के लिए जितने भी स्टेप्स चाहिए उन सबको आपने क्या करना है, नंबर असाइन कर देना, 1 2 3 4 5। दिस इज टू इन्फोर्स द नोटेशन ऑफ एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। ये क्या करता है, ये बताता है कि पहले स्टेप 1 एग्जीक्यूट होगा, देन ही स्टेप 2 होगा और स्टेप 2 में ये काम करना है, देन स्टेप 3 होगा और स्टेप 3 में ये वाला काम करना है। तो ये क्या बताता है, एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस बताता है कि पहले ये करना है, सेकेंड स्टेप में ये करना है, थर्ड में ये करना है। ये पूरा प्रॉपर क्या बन रहा है, हमारे पास ऑर्डर बन रहा है। नेक्स्ट, फर्दरमोर वी इंट्रोड्यूस आर डॉट नोटेशन। फॉर एग्जांपल 3.1 comes after 3 but before 4 to number the subordinate operation for condition and iteration operation। सेकेंड स्टेप आपने क्या करना होता है कि अगर स्टेप नंबर 1 जो है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है तो उसको आपने क्या कर देना होता है, 3.1 लिख देना होता है। इसकी सबसे आसान एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि आप लोग सारे जो हैं असाइनमेंट सबमिट कराते हैं टीचर्स को, ऐसा ही है। अब असाइनमेंट में या बुक सारे पढ़ते हैं आप, सपोज़ मैं आपको डाटा स्ट्रक्चर की बुक बेटे जो कोर्स कंटेंट है उसके साथ आपको मिल जाएगी और उसका नाम है, अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और आपने क्या करना है, उस बुक में आप देखते हो वहाँ लिखा होता है चैप्टर 1, ठीक है, सबसे टॉप पे क्या लिखा होता है, चैप्टर 1, ऐसा ही है, ये लिखा हुआ है चैप्टर 1। अच्छा, अब इसके अंदर लिखा होता है 1.1 इज इक्वल्स टू इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रो जो भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखा होता है 1.2 एग्जाम्पल्स, ठीक है, आगे और फर्दर सेक्शन। और इसी में 1 के अंदर इंट्रो वाले सेक्शन के बाद सेकंड आ जाता है आपके पास चैप्टर कोडिंग। सपोज मैं ये ऐसी फेक डाटा एंटर कर रही हूँ। बताने का मकसद ये है कि सूडो कोड इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है। एक तो ये कि आपने नंबर करनी होती है अपनी हर इंस्ट्रक्शन वाली लाइन को, ठीक है, और आपको पता है कि अगर इंट्रोडक्शन में भी फर्दर 2 पार्ट्स हैं, एक कोडिंग वाला पार्ट है और एक नॉन कोडिंग वाला पार्ट है, तो उसको आप फर्दर लिख देते हैं 1.1 एंड 1.2। सिमिलरली ये बात यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है कि किस तरह सबऑर्डिनेट फंक्शंस को हम गेट करते हैं। ईच इंस्ट्रक्शन शुड बी अनएम्बिगुअस एंड इफेक्टिव। आपने जो भी लाइन लिखी है, जिस तरह 1 के साथ आगे आपने लिख दिया इंट्रोडक्शन है फर्स्ट पेज पे, जिस तरह बुक की मैं आपको ये सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, तो सबको समझ आ रही है। एक तो अनएम्बिगुअस है, कोई इसमें कंफ्यूजन या डिफिकल्टी नहीं, सबको बता रहा है, इंट्रोडक्शन लिखा है, और इफेक्टिव ये है कि आप उसको पढ़ेंगे तो आपको कोर्स की या बुक की नो हाउ आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या लिखा है, कंप्लीटनेस, नथिंग इज लेफ्ट आउट। आप जब भी सूडो कोड लिख रहे हैं उसमें 1 बाय 1 हर एक इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन की होगी कि पहले ये करना है, फिर माउस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर प्लेस करने के बाद प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड के बाद चेकआउट होगा, चेकआउट के बाद बिल होगा और बिल के बाद डिलीवरी जो है वो पार्सल जो है सेंड हो जाएगा। हर स्टेप जो है वो इंक्लूड होना चाहिए आपके सूडो कोड में। क्या होता है, रिटन इन सिंपल इंग्लिश विदाउट रिगार्ड टू द फाइनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब भी आपने सूडो कोड लिखना है वो सिंपल इंग्लिश में लिखना है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं हो रही, सिंपल इंग्लिश जो सबको समझ आ रही है। ईच इंस्ट्रक्शन इज रिटन ऑन अ सेपरेट लाइन, हर स्टेप जो है वो आपने नेक्स्ट लाइन पे लिखना है। द सूडो कोड इज द प्रोग्राम लाइक स्टेटमेंट रिटन फॉर द ह्यूमन रीडर्स एंड नॉट फॉर द कंप्यूटर्स। Thus the pseudocode should be readable by anyone who has done a little programming। क्या मतलब है कि सूडो कोड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है और वो इस लैंग्वेज में लिखना है कि उसको हर कोई समझ सके। वो इंग्लिश इतनी आसान होनी चाहिए कि जिसको थोड़ी सी भी नो हाउ है प्रोग्रामिंग की वो सूडो कोड को पढ़ सके। ओके, इम्प्लीमेंटेशन इज टू ट्रांसलेट द सूडो कोड इनटू द प्रोग्राम सॉफ्टवेयर सच एज C++ एंड कोड। अब इम्प्लीमेंटेशन सूडो कोड की कैसे होती है, आपने वो जो इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 उनको हर कोई लेमैन जो है वो पढ़ के ये समझ जाता है कि C++ में इसका कोड किस तरह लिखा जाएगा, या जो भी आप टूल यूज़ करें जावा में रूट में किस तरह लिखा जाएगा। ओके, सूडो कोड के कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं, वो क्या हैं? सबसे पहले उसके अंदर क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं हैविंग द नेम एंड वैल्यू। वेरिएबल क्या है, फॉर एग्जांपल ए, ठीक है, ए इज़ एन वेरिएबल और उसके पास वैल्यू क्या है 10। ये आपके पास क्या है, वेरिएबल्स होने चाहिए।
देयर आर दी टू ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन वेरिएबल। ये जो आपका वेरिएबल है, आप इसकी जगह कोई भी वेरिएबल डिसाइड कर सकते हैं। दिस इज ओनली एग्जांपल ऑफ वेरिएबल के व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल का एक नाम होना चाहिए, इसका नाम क्या है ए, और इसके पास वैल्यू क्या है 10। सेकंड क्या लिखा हुआ है, देयर आर टू ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन अ वेरिएबल। दो ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। एक असाइनमेंट ऑपरेटर इज द वन विच वी एसोसिएट द वैल्यू टू द वेरिएबल, एंड सेकंड इज द अदर ऑपरेशन इज द वन इन विच एट एनी गिवन टाइम we intend to retrieve the value previously assigned to the variable। ये आपका क्या होता है, रीड ऑपरेशन होता है। यानी कि इस वेरिएबल को ये इक्वल्स टू लगा के हमने 10 वैल्यू असाइन कर दी। एक तो क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। सेकंड हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसमें हम अपने नीड के अकॉर्डिंग या अपनी स्पेसिफाइड एक डिफाइंड टाइम पीरियड पे हम उसकी कोई वैल्यू जो है वो गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल ए की वैल्यू 10 है और वेरिएबल डी की वैल्यू जो है वो भी 10 है। अब हम कोडिंग करने के बाद 10 सेकंड के बाद या 5 सेकंड के बाद ये कोडिंग में जब इन दोनों की कम्बिनेशन करा रहे हैं तो वो हम सम वेरिएबल कैलकुलेट करें, जिसमें हम क्या करें, ए प्लस डी। अब ये जो ए प्लस डी है, इन दोनों की वैल्यू क्या थी, 10 10, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 20। रन टाइम पे जब मैं जाके ए की वैल्यू और डी की वैल्यू रिट्रीव कर रही हूँ सिस्टम में से, तो ये मेरे पास क्या है, सेकंड ऑपरेशन है कि आपने कोई वैल्यू नहीं वेरिएबल को साइन की, सिर्फ वेरिएबल का नाम लिख दिया है और उसको किसी और वेरिएबल में जाके रन टाइम पे गेट किया। ये दो ऑपरेशन आप वेरिएबल पे परफॉर्म कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर की एग्जाम्पल दी हुई है, दिस ऑपरेटर एसोसिएटेड अ वैल्यू टू दी वेरिएबल। While writing the pseudocode, you may follow your own syntax. Some of the possible syntaxes are assign 3 to x, set x is equal to 3, x is equal to 3। असाइनमेंट ऑपरेटर में मैंने यही बताया आप लोगों को कि आपने वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी होती है। अब उसमें 3 तरह के पॉसिबल सिंटैक्स बताए हुए हैं, जिसमें हम लिखें a इज इक्वल टू 10 हमने लिखा था, यहाँ क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 3। सेकेंड सिंटैक्स क्या हो सकता है, आप इंग्लिश में पूरा लिख दें, सेट x इज इक्वल टू 3। थर्ड सेंटेक्स क्या हो सकता है, असाइन 3 टू x, कि इस x को कौन सी वैल्यू साइन कर दो, 3 साइन कर दो। ये आपकी मर्जी, आप किस किस्म की इंग्लिश यूज़ करना चाहते हैं अपने सूडो कोड के लिए। ओके, रीड ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन हमने क्या कहा था कि वेरिएबल की वैल्यूज रीड करनी, यानी x की 10 और y की 10 और उन दोनों को ऐड करना है। तो इन दिस ऑपरेशन वी इंटेंड टू रिट्रीव द वैल्यू प्रीवियसली असाइंड टू द वेरिएबल। फॉर एग्जांपल सेट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू y, इसने ये कह दिया कि x की वैल्यू जो है वो y की वैल्यू के इक्वल सेट कर दो। रीड द इनपुट फ्रॉम द यूजर, दिस ऑपरेशन काजेज द एल्गोरिथम टू गेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम द यूजर। ये क्या करता है, x की वैल्यू को y के इक्वल कब करेगा, जब आपने यूजर से वैल्यू मांगी है। एक तो सिंपल, अगर आपने x की वैल्यू 10 सेट कर दी है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली लाइन क्या कर देगी, y की वैल्यू भी क्या सेट कर देगी, 10 सेट कर देगी। ठीक है, ओके। सेकंड क्या करेगी, ये आपसे यूज़र से मांगेगी प्लीज़ एंटर वैल्यू ऑफ x। आपने फॉर एग्जांपल 20 एंटर कर दी, तो अब y की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ओके, ये समझ आ गई है कि रीड द इनपुट फ्रॉम द यूज़र किस तरह होता है और ऑपरेशंस को किस तरह रीड किया जाता है। सिंपल एक एग्जांपल दी हुई है, गेट x गेट a, b, c। गेट x का मतलब कि यूज़र जो है वो कोई x की वैल्यू एंटर करे और यूज़र ही a, b, c की भी कोई वैल्यू एंटर करे। ओके, प्रिंट द आउटपुट टू द यूज़र। प्रिंट x अगर आप करें इस पिछले में ही, जिसमें आपने कहा है कि यूज़र से x गेट करो, सपोज कि यूज़र ने 5 वैल्यू डाली x की और a, b, c की 1, 2 और 7 डाल दिए। ठीक है, अब आप इसको प्रिंट कैसे करोगे, उसके लिए कौन सा ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, प्रिंट का। फंक्शन कॉल किया हमने प्रिंट का और कौन सा वेरिएबल पास किया, x। अब ये क्या करेगा, वो वैल्यू प्रिंट कर देगा x की जो कि यूज़र ने एंटर की होगी। प्रिंट योर माइलेज इज़ x। अब योर माइलेज इज़ मैंने अपना एक कीवर्ड लिखा है और उसके बाद x में वो वैल्यू आ जाएगी जो कि यूज़र ने एंटर की होगी। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, योर माइलेज इज़ 5 और इसकी आउटपुट क्या आएगी, सिंपल 5। ओके, सिंपल ये आपके पास क्या थी, प्रिंट ऑपरेशन थी। कैरी आउट दी बेसिक अरिथमेटिक कंप्यूटेशन। आप सिंपल अरिथमेटिक जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है वो भी सारे वेरिएबल्स पे परफॉर्म कर सकते हो यही सूडो कोड लिखते हुए। एग्जांपल दी हुई है, सेट x इज इक्वल टू 10 कि x की वैल्यू क्या सेट कर दो 10 और y की वैल्यू क्या सेट कर दो x मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 10 स्टेरिक 10 डिवाइडेड बाय 3। ये समझ आ गई।
ओके ये एक प्रॉपर फुल सूडो कोड लिखा हुआ है किसका, आपने क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ अ सर्कल। हमें पता है सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, ऐसा ही है। अब इसको हम सूडो कोड में कैसे लिखते हैं, हमने सूडो कोड के लिए पढ़ा कि एक प्रॉपर सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स होने चाहिए जो हर कोई समझ सके, और हर एक लाइन के साथ आपने नंबरिंग की होनी चाहिए। नंबर 1 बिगिन कि कोड को स्टार्ट करना है। इंस्ट्रक्शन 2 क्या होगी, इनपुट वैल्यू फॉर द रेडियस, कि रेडियस की क्या वैल्यू है। थर्ड काम आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है एरिया जिसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देन आउटपुट डिस्प्ले करनी है यूज़र को, रेडियस भी और एरिया भी। रेडियस कितना था, फॉर एग्जांपल 2 था, और एरिया इसका कैलकुलेट होकर आएगा तो वो क्या आएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा एरिया की। नेक्स्ट फोर्थ इंस्ट्रक्शन क्या है, क्विट, प्रोग्राम ख़त्म हो गया और ये पूरा एक कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा किसका, एरिया ऑफ सर्कल का। अभी क्यों नहीं ये कोड में लिखा हुआ, क्योंकि हम इसको सूडो कोड लिख रहे हैं। आप, मैं, कोई भी लेमैन है वो इन सारी इंग्लिश को देख के ये समझ जाएगा कि ये जो स्टेप्स परफॉर्म करने हैं 5, इनका कोड करेंगे तो हमें एरिया ऑफ सर्कल मिल जाएगा। ओके, सेकंड जो हमने पढ़ा था लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में, डाटा स्ट्रक्चर्स के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो क्या थी, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया था डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है आपके डाटा स्ट्रक्चर्स को या डाटा को स्टोर करने के लिए। सम ऑफ द कॉमन सिंबल यूज इन द फ्लो चार्ट, जो फ्लो चार्ट के कॉमन सिंबल है वो क्या क्या है, ये वाला जो राउंड शेप में सिंबल होता है इसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटर। ये जो पैरेललोग्राम है ये इनपुट हो जब भी सिस्टम में, ये आउटपुट हो उसके लिए यूज़ होता है। ये जो स्क्वायर है या जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल इसलिए यूज़ होता है जब भी आपने कोई प्रोसेसिंग या कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। डिसीजन मेकिंग सिंबल तब यूज़ होता है जब आपने इफ़ और एल्स वाली कंडीशन लगानी है तो ये वाला सिंबल यूज़ करना है। दिस इज़ कनेक्टर सिंबल, जिसमें आपने एक क्लास को दूसरी क्लास से कनेक्ट करना है। ये जो सिंबल है ये प्रिपरेशन का सिंबल है जो कि स्पेसिफिकली किसके लिए यूज़ होता है, लूप्स के लिए, जिसमें फॉर, वाइल और डू वाइल लूप्स आते हैं। ओके, वाइल फ्लो चार्टिंग एसेंशियल स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिदम आर शोन यूजिंग द शेप्स अबव। क्या कह रहा है कि एल्गोरिदम, जिस तरह हम पहले सूडो कोड में एल्गोरिदम को इंग्लिश में लिखते थे, अब फ्लो चार्ट में हम क्या करेंगे, उसी लिखी हुई इंग्लिश को डायग्रामेटिकली फॉर्म्स में ये जो 5 सिंबल हैं 6, इन सिंबल्स को यूज़ करते हुए वही अपना एल्गोरिदम जो है वो रिप्रेजेंट कर देंगे। द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन द स्टेप इज इंडिकेटेड बाय द एरोज और द फ्लो लाइन्स। अब जो इनके बीच में डाटा फ्लो होगा वो किस तरह रिप्रेजेंट होगा, एरोज की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अ फ्लो चार्ट टू कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन द लोन इज शोन बिलो, कि आपके लोन पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, आपने बैंक को कितने सूद के साथ जो उनसे उधार लिया था वो वापस करना है, उसकी यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। ओके, डिफरेंस देखो, आप सूडो कोड था जब, जिसमें हमने ये बताना था कि बैंक से लोन लिया है तो उनको कितना मुनाफा देना पड़ेगा, उसके लिए सूडो कोड के लिए क्या लिखा है हमने, रीड नेम कोमा बैलेंस कोमा रेट, कि बंदे का नाम क्या है, उसके पास कितना बैलेंस था और उसको कितने % पे रेट लगेगा, सूद लगेगा। ये आपने लिख दिया स्टेप नंबर 1 सूडो कोड का, ठीक है। सेकेंड इज स्टेप नंबर 2 कंप्यूट इंटरेस्ट, कि इतना रेट था, इतना बैलेंस उस बंदे के पास, अब इस पर कितने % मुनाफा लगेगा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस मल्टीप्लाई बाय रेट, जितना आपका डिफाइंड रेट था उससे आपको क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। थर्ड स्टेप में क्या करना है, राइट एंड डिस्प्ले द नेम एंड इंटरेस्ट, फिर क्या करो उस बंदे का नाम दिखा दो और इसने हमें 25,000 या 2500 इंटरेस्ट देना है वो भी दिखा दो, ये सूडो कोड में। अब इसी चीज़ को ही हमने, यानी कि एक बंदे ने उधार लिया है और उस पर उसको कितना सूद हमें देना है वो हमने फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करना है, तो वो किस तरह होगा, ये सिंबल किसका है, हमने स्टार्ट का सिंबल यूज़ कर लिया और ये किसका सिंबल यूज़ कर लिया, स्टॉप का। अब स्टार्ट हमने क्या किया, सबसे पहले हमने नाम बंदे का पढ़ा था, ऐसे ही हमने सूडो कोड में भी लिखा था, बैलेंस और रेट पढ़ा। अब आप देखो ये पैरेललोग्राम लिखा हुआ है, मैंने क्या कहा था, इनपुट लेनी है या जब भी आउटपुट लेनी है तो ये पैरेललोग्राम है। ऑब्वियसली ये इनपुट है, आप बंदे का नाम डाल रहे हैं, उसका बैलेंस डाल रहे हैं और रेट अपना डाल रहे हैं, ऐसा ही है, ये क्या है, पैरेललोग्राम इनपुट के लिए। नेक्स्ट आपके पास ये जो रेक्टेंगल है, मैंने कहा था जो भी कोई प्रोसेसिंग है, कैलकुलेशन है, कंप्यूटेशन है, वो किस में होगी, रेक्टेंगल में होगी। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल बैलेंस मल्टीप्लाई बाय रेट, जितना आपका रेट है और जितना उस बंदे का बैलेंस है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका इंटरेस्ट बन जाता है, उस पर कितना सूद आप लोग देंगे।
आउटपुट क्या है, दोबारा से सेम पैरेललोग्राम है। आउटपुट क्या होनी चाहिए, उस बंदे का नाम लिखा नजर आ जाए और वो कितने % इंटरेस्ट देगा, ये चीज़ लिखी हुई नजर आ जानी चाहिए। लास्ट स्टेप इज स्टॉप। ये दोनों में डिफरेंस समझ आ गया कि सूडो कोड क्या है और फ्लो चार्ट क्या है। ओके, नेक्स्ट आप देखें क्या सेम बात लिखी हुई, नोट दैट द सूडो कोड आल्सो डिस्क्राइब द एसेंशियल स्टेप्स टू बी टेकन बट विदाउट द ग्राफिकल एनहांसमेंट। अनदर एग्जांपल ऑफ द फ्लो चार्ट इज इक्विवेलेंट टू द सूडो कोड इज शोन इन नेक्स्ट। उसने क्या कहा, सिंपल, दोनों में सिर्फ ये फ़र्क है कि सूडो कोड में आप डायग्रामेटिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, सॉरी फ्लो चार्ट में, और सूडो कोड में आप सिंपल इंग्लिश की थ्योरी लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों में सिर्फ इतना ही फ़र्क है, क्योंकि कुछ लोगों को पढ़ने से ज़्यादा अच्छी समझ आती है और कुछ लोगों को डायग्राम्स देख के ज़्यादा अच्छी समझ आती है, इसलिए ये दोनों वे हैं आपके प्रोग्राम को शो कराने के। अच्छा जी, ये एक और सूडो कोड और फ्लो चार्ट बना हुआ है। हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल का हमने सम भी फाइंड करना है, एवरेज भी फाइंड करना है और प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। उन तीनों के लिए सूडो कोड किस तरह से लिखा जाएगा और फ्लो चार्ट किस तरह से लिखा जाएगा वो इस डायग्राम में शो किया हुआ है। सबसे पहले आपने फ्लो चार्ट के लिए स्टार्ट करना है तो 3 वैल्यू रीच करेंगे। ऑब्वियसली हमने 3 वैल्यू का ही सम, एवरेज और प्रोडक्ट देना है, तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, तीनों वेरिएबल्स पढ़ने पड़ेंगे। ये आपने रीड कर लिए, रीड करने के बाद सम का, इन तीनों वेरिएबल का सम कर दिया, फिर इन दोनों की एवरेज निकाल दी, फिर इन तीनों का प्रोडक्ट दिखा दिया और आउटपुट में क्या डिस्प्ले कर दिया, सम क्या बना इनका, एवरेज क्या बनी और प्रोडक्ट क्या बना। सेम यही चीज़ आपने सूडो कोड में इंग्लिश में लिख देनी है कि पहले आपने एक्स वाई जेड रीड किया, कंप्यूट किया सम, वो किस तरह होता है एक्स प्लस वाई प्लस जी, एवरेज किस तरह कंप्यूट होती है टोटल सम डिवाइडेड बाय 3, प्रोडक्ट कैसे कंप्यूट होता है एक्स इंटू वाई इंटू जी, और फिर एंड पे हमने इन सबको डिस्प्ले करा दिया, एवरेज कितनी आई, सम कितना आया और प्रोडक्ट कितनी आई। और फिर कुछ एग्जांपल दी हुई है जिसमें आप लोगों को सूडो कोड लिखना है और उसके साथ फ्लो चार्ट बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एग्जांपल क्या है, राइट अ सूडो कोड ऑफ प्रोग्राम दैट आस्क द यूजर टू एंटर द 2 नंबर्स एंड प्रिंट द सम, प्रोडक्ट एंड डिफरेंस एंड डिवीजन ऑफ द 2 नंबर। सिंपल, उसने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ, उसमें उसने कहा है कि मुझे एक सूडो कोड लिख के दो, यानी कि अब आपने डायग्राम के थ्रू नहीं लिखना, इंग्लिश में सारा लिख के देना है। लिखना क्या है, जो कि यूज़र से इनपुट मांगे 2 नंबर की, ठीक है, वो 2 नंबर ए बी एक्स वाई पी क्यू एम एन कोई भी हो सकते हैं। और फिर क्या करो, उन 2 नंबर से यूज़र की इनपुट लेने के बाद उन नंबर का सम करो, प्रोडक्ट करो, डिफरेंस करो और डिवीजन करो, यानी कि चारों के चारों अरिथमेटिक ऑपरेशन फॉलो करो उस पर। सेकेंड आपके पास क्या है, राइट अ सूडो कोड ऑफ अ प्रोग्राम दैट सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + cx बाय टेकिंग द a b c एज इनपुट फ्रॉम द यूजर। सिमिलरली जिस तरह आप ऊपर वाला कोड लिख रहे हैं, एक और आपको कोड बताया हुआ है कि आपने सेकंड सूडो कोड लिखना है जिसमें आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, मगर उसमें a b c वेरिएबल यूजर से इनपुट लेना है। ओके, डिसीजन मेकिंग इन सूडो कोड। बेटे ये जो आपको ये 2 मैंने जो टास्क बताए हैं, ये 2 टास्क आप लोग कंप्लीट करेंगे और मुझे इसके असाइनमेंट्स आप लोग सबमिट कराएंगे। ओके, डिसीजन मेकिंग एंड सूडो कोड क्या होता है, सेम वैसा ये सूडो कोड जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था। अब डिसीजन मेकिंग ये सिर्फ डायमंड वाला सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, इफ़ दिस देन दिस एंड इफ़ नॉट देन एल्स। ये कंडीशन कौन सी फुलफिल करता है, इफ़ और एल्स की। आपके पास क्या लिखा हो, स्टार्ट, आपने 2 वेरिएबल्स रीड किए, वेरिएबल ए और वेरिएबल बी। अब अगर ए इज स्मॉलर देन बी है तो ये येस पे चला जाएगा, अगर ए स्मॉलर देन बी नहीं है तो ये नो पे चला जाएगा। इसका मतलब ये होता है, ये क्वेश्चन मार्क ये बता रहा है कि कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स। अब देखो, अगर ए स्मॉलर देन बी कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, बिग बी एंड स्मॉल ए। ये क्या आउटपुट में कंप्यूट करेगा कि कैपिटल जो है वो बी है, उस ए जो है वो स्मॉलर है। अगर तो कंडीशन फॉल्स हुई, ए जो है वो बी से स्मॉलर ना हुआ, तो इसने क्या प्रिंट करना है कि ए कैपिटल है और बी स्मॉल है। ये इफ़ की तरह है, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ़ वाली कंडीशन रन हो जाएगी ये, अगर कंडीशन नहीं ट्रू हुई तो ये एल्स वाली कंडीशन रन हो जाएगी। फिर क्या होगा, ये दोनों कंबाइन होके एक आउटपुट मुझे देंगे जिसमें ये पता लगेगा कि ग्रेटर अल्फ़ाबेट कौन सा है, बिग कौन सा अल्फ़ाबेट है और स्मॉल कौन सा अल्फ़ाबेट है। सिमिलरली इसी तरह जिस तरह मैंने अभी पीछे डायग्राम में आपको बताया है कि ए और बी किस तरह पता लगेगा स्मॉल है, उसको अगर आपने सूडो कोड में लिखना हो तो किस तरह लिखेंगे, आपने क्या लिखना है, रीड ए एंड बी। ऑब्वियसली आप 2 चीज़ें रीड कर लें, इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन ये प्रिंट कर दे, एल्स ये प्रिंट कर दे,
और फिर उसके बाद उन दोनों के आउटपुट मुझे डिस्प्ले करा दें। ओके इसी तरह सूडो कोड के अंदर लूप्स भी यूज़ होती हैं। अभी हमने डिसीजन पढ़े थे, अब हम क्या पढ़ेंगे, लूप्स। वो जो टर्मिनेटर ऑपरेटर मैंने आपको ये दिखाया था, ये किसके लिए यूज़ होता है, लूप्स के लिए, जो कि इनिशियलाइजिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, एंटर लूप के इज इक्वल्स टू 1। के की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर देनी है, 1 से, और यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी फॉर के इज इक्वल टू फलाना फलाना जो भी लिखा होगा, ठीक है। हर दफ़ा जब यहाँ पर ये भी हो सकता है के इज़ लेस दैन 20, के इज़ लेस दैन 5, के इज़ लेस दैन 2, 3, 4, जो भी आप यहाँ वैल्यू सेट करना चाहते हैं, यहाँ पर सारी आपकी प्रोसेसिंग हुआ करेगी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, के इज इक्वल्स टू के प्लस 1। हर दफ़ा के की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करना। उसके बाद डिसीजन लेना है, अगर के की वैल्यू 1 थी तो 1 में 1 इंक्रीमेंट किया 2 इज़ ग्रेटर दैन 10, नो 2 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 10, तो ये क्या करेगा, आउटपुट वाली लाइन पे चला जाएगा। अगर 2 जो है वो यहाँ पर 20 हो, फॉर एग्जांपल के की वैल्यू यहाँ पर मैं रखती हूँ 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21 इज ग्रेटर दैन 10, यस, तो फिर ये क्या करेगा, लूप से कंट्रोल बाहर ले आएगा। ये समझ आ गई है। और ये आपके बेटे होम टास्क है, जिसमें आपने जो पहले मैंने पीछे 2 एग्जांपल दी वो भी आपका होम टास्क है, और ये भी आपका होम टास्क है, जिसमें आपने एक फ्लो चार्ट क्रिएट करना है। अब इसमें आपने फ्लो चार्ट के थ्रू ये सारी डायग्राम एक्सप्लेन करनी, जो भी थ्योरी लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है गेट ऑर्स वर्क, गेट पे रेट इफ़ दी ऑर इज़ लेस दैन 40, तो उसकी ग्रॉस पे दिखाओ और पे रेट। इसमें यानी कि टोटल आपने इसमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जा रहा है, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है आपने एम्प्लॉयज़ की डिटेल देनी है कि कितने घंटे काम करते हैं और पर घंटे के हिसाब से एम्प्लॉयज़ कितनी पेमेंट लेते हैं, उसको आपने मुझे एक फ्लो चार्ट में डिस्प्ले कर देना है। सेकेंड, ये दोबारा आपको एक सूडो कोड दिया हुआ है, जिसमें आपके इससे क्विज़ेस का पूछा हुआ है। आपने क्विज़ेस की एवरेज डिस्प्ले करानी है, मैक्सिमम और मिनिमम काउंट हम उसमें चेक करेंगे क्विज़ेस की, उसका फ्लो चार्ट आपने क्रिएट करना है। ये आपको सूडो कोड दिया हुआ है। बेटे ये आपका आज का लेक्चर है और ये समरी है लेक्चर की। आज हमने सूडो कोड्स पढ़े, डाटा स्ट्रक्चर के बेसिक ऑपरेशंस क्या हैं, फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं और सूडो कोड किस तरह लिखा जाता है, और इसके अलावा डाटा स्ट्रक्चर्स है क्या बेसिक। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम कंप्लीट करेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, जो कि बेसिक्स हैं। वो भी बेसिक सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि कौन कौन सी सॉर्टिंग हमने अपने पूरे सेमेस्टर में पढ़नी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। दिस असाइनमेंट इज़ ड्यू ऑन नेक्स्ट वीक। डेट मैं आपको अनाउंस कर दूँगी, सीआर को मैसेज कर दूँगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।